नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेनजी एजुकेशन। आप सभी का पेनजी एजुकेशन में स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 6 2020 सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी साबित हो रही है और आप लोगों को पसंद आ रही है, तो इसलिए हम 2020 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कृपया इस सीरीज़ का सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम 20 नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने आए हैं, ठीक है। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंडों को जो भी हैं उनके शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे तो हम आपको लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से देखनी है। तो पहली क्लास है, अब चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, द फॉर्म फैक्टर द फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेट वेव। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, हमें पता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है। RMS अपन RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज वैल्यू अपॉन RMS का स्क्वायर अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू एवरेज का स्क्वायर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। कोई भी वेव है, हमें उसका फॉर्म फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हमें उसकी RMS वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद एवरेज वैल्यू। तो हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है। इसे FF से रिप्रेजेंट करते हैं, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंडक्टर इज सप्लाइड ए साइनोसोडल वोल्टेज सोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन इंडक्टर चेंज फ्रॉम पीक वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 10 मिलीसेकंड। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए, ठीक है। द इंडक्टर इज सप्लाइड ए साइनोसोडल वोल्टेज सोर्स, एक साइनोसोडल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इंडक्टर ने अप्लाई की है, ये साइनोसोडल है। क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक एनर्जी इज इंडक्टर चेंज फ्रॉम पीक वैल्यू टू मिनिमम। तो पीक वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये पीक वैल्यू है, ये कितनी दे रखी है इसने 10। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये वैल्यू कितनी होगी T/4। टोटल यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये क्या है, एक टाइम पीरियड है। तो यहाँ से क्या है, ये टाइम पीरियड है, तो ये वैल्यू दे रखी है हमें T/4 बराबर क्या होता है 10 मिलीसेकंड। T बराबर हो जाएगा 40 मिलीसेकंड। हमें क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ये आ गया 40 मिलीसेकंड। अब फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/T होता है फ्रिक्वेंसी। तो 1/40 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1000/40 25 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आंसर आ जाएगा 25 28। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वैल्यू दे रखी है पीक वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
पीक वैल्यू यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू ये है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, T/4, ठीक है। तो ये T/4 है, टोटल T है, तो हमें पता है T/4 बराबर 10 मिलीसेकंड। तो यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेंगे, T से हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी बराबर हो 1 टाइम पीरियड, ठीक है, 1 टाइम पीरियड। तो फ्रिक्वेंसी निकल आएगी 25 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेट वोल्टेज इज ओमेगा, अगर एक if the angular frequency of alternate voltage is omega, then angular frequency of instantaneous real power absorbed in AC circuit is, अगर एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, उसकी अल्टरनेट फ्रिक्वेंसी क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Vm sin ओमेगा टी। ये किसमें, वोल्ट में, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा दे रखी है हमें। अब हमें पूछना है द एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंस्टेंटेनियस रियल पावर, पावर की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो हम जानते हैं V²/R होता है, माना कि R = 1 है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/1। V² यहाँ पे क्या है, Vm sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर Vm का स्क्वायर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। P = क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा 2/2। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास P बराबर Vm का स्क्वायर है, Vm² by 2 minus cos 2 ओमेगा t/2। तो यहाँ से पावर की क्या फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, 2 ओमेगा। तो पावर की फ्रिक्वेंसी क्या आ जाती है, 2 ओमेगा। तो हमेशा याद रखना है कि सीधी सी बात ये है, अगर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज की ओमेगा दे रखी है तो पावर की फ्रिक्वेंसी हमेशा डबल होती है। वोल्टेज या करंट की फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो और हम पावर की फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो वो हमेशा उससे डबल हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मन में याद रखना है। ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है, आपको सीधा याद रखना है कि जब भी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी दे रखी हो या करंट की दे रखी हो तो पावर की फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या होती है, उससे डबल होती है। क्या होती है, डबल होती है। यहाँ ओमेगा दे रखी है तो पावर की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा आ जाएगी। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आराम से समझना है, ये तो पूरा सॉल्व किया मैंने, वैसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कॉइल विथ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न हैज़ स्पेसिफाइड द टाइम कॉन्स्टेंट, इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल इट्स टाइम कॉन्स्टेंट वुड बी। टाइम कॉन्स्टेंट हमें पता है, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न L/R। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, R बराबर हम जानते हैं ρL/A होता है। तो L और R भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n हो जाता है। तो जैसे डबल करते हैं तो टॉ आ जाएगा, ये n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये n है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। टॉ बराबर क्या होगा, 4n/2n, 4n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो टॉ = क्या आ जाएगा, 2n, क्या आ जाएगा, 2n। यानी कि टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है टॉ। तो ये कैसा हो जाएगा, बिकम डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नंबर ऑफ टर्न रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडक्टेंस भी कर रहा है। इंडक्टेंस तो स्क्वायर के समानुपाती होता है, रेजिस्टेंस
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल से यहाँ पे पुट करते ही ये डबल पुट करते ही क्या आ जाएगा 2n, तो टॉ इक्वल टू आ जाएगा 2 टॉ, ठीक है, तो बिकम डबल हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, अच्छे नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप इस सीरीज़ को लाइक करें। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम हो, AN JN या कोई भी एग्ज़ाम हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है, बहुत आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रूटफुल, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एंड इंडक्टिव सर्किट आर 60 वाट एंड 80 वाट्स। द स्पेसिफाई द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। हम जानते हैं पावर फैक्टर बराबर क्या होता है। पावर फैक्टर, और हमें ट्रायंगल का इस कॉन्सेप्ट पता है, ये P होता है, ये Q होता है, ये S होता है, ये एंगल फाई होता है। तो हम पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होता है। क्या होता है, कॉस फाई। और ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपने लाल बट्टे कक्का। साइन कॉस, तो आधार अपॉन कर्ण, आधार कॉस फाई बराबर क्या आता है, आधार कितना है A, कर्ण कितना है K, तो आधार यहाँ पे क्या है P, कॉस फाई बराबर क्या आ जाएगा P अपॉन कर्ण कितना है S। तो कॉस फाई बराबर सिंपल होता है P अपॉन S, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है, इस ट्रायंगल से निकालें तो ये वैल्यू दे रखी है हमें 60, ये 80। P निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी S निकालना है तो S बराबर क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 3600 प्लस 6400, तो ये कितने आ गए 10,000। इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये कितना आ जाएंगे 100। तो इसकी वैल्यू S की वैल्यू 100 आ गई। अब हमें पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर हम सिंपल ही निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर बराबर 60 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 0.6। क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है तो ये क्या आ जाएगा, लैगिंग आ जाएगा, तो 0.6 लैगिंग, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 0.6 लैगिंग। ऑप्शन देखते हैं, 0.8 लैगिंग, 0.5 लैगिंग, 0.6 लैगिंग, 0.75 लैगिंग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0.6 लैगिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेजिस्टेंस इज 20 एंड इंडक्टिव इज 2 हेनरी RL सीरीज सर्किट, देन द कांस्टेंट ऑफ द सर्किट विल बी। टाइम कांस्टेंट निकालना है हमें। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इससे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ बराबर L अपॉन R। तो यहाँ पे टॉ बराबर क्या आ जाएगा, L की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 हेनरी, R कितना है 20, ये आ जाएगा 20/2 यानी कि 0.1। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा टाइम्स 0.1 सेकंड, 100 सेकंड, 0.00 सेकंड, 0.1 सेकंड, 10 सेकंड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ द AC सर्किट गिवन। पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट क्या होता है, हम जानते हैं, ये ट्रायंगल फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहाँ R होता है, ये X होता है, ये Z होता है, तो वही सेम R होता है, ये X होता है, Z होता है। ये पाइथागोरस होता है, तो ये क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं,
ठीक है। तो वही cos phi बराबर पावर फैक्टर होता है, तो ये होता है r अपॉन जेड, आर वाई जेड एक्स एल वाई जेड आर वाई जेड आर अपॉन एक्स एल, तो ये होता है आर अपॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आर बाई जेड। एसी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर के और भी दो फॉर्मूले बताते हैं, पावर फैक्टर क्या क्या होता है, यहाँ पे सारे लिख देते हैं। cos phi बराबर, उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं, p अपॉन एस को भी पावर फैक्टर बोलते हैं, आर अपॉन जेड को भी पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, पावर फैक्टर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूम मैक्सिमम केवीए डिमांड। अगर पावर फैक्टर हाई होगा तो केवीए डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड, हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एस कॉस फाई, एस कॉस फाई। तो एस यहाँ से निकाल सकते हैं, एस पी अपॉन कॉस फाई। अगर पावर फैक्टर बढ़ेगा तो कंज्यूमर में पावर फैक्टर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, यानी केवीए डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पावर फैक्टर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, केवीए डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सीधा सिंपल पी बराबर हम जानते हैं एस कॉस फाई होता है, ठीक है। हमें निकालना है एस, क्योंकि एस केवीए किसकी यूनिट है, एस की, तो पी अपॉन कॉस फाई, सिंपल है, पी अपॉन कॉस फाई। अगर हम पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं तो ये टोटल पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन इंक्रीज बिकम ज़ीरो, रिमेनिंग कांस्टेंट डिक्रीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए करंट सेड टू बी अल्टरनेटिव व्हेन द चेंज इन, एक करंट को अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट कब कहते हैं, जब कोई करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को एक साथ चेंज करता है, उसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। क्या करते हैं, जब कोई करंट सोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को एक साथ चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम करंट सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी अल्टरनेट करंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ओनली डायरेक्शन ओनली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट इन RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट है, हमारे पास कोई RLC सीरीज सर्किट दे रखा है, जिसमें एक R है, एक L है, एक C है। ये R है, ये L है, ये C है, ये तीनों किसमें, सीरीज में। तो उसमें क्या क्या होगा, रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली। इसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, तीनों होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सीरीज में क्या होते हैं, तीनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, उसमें तीनों होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, हम जानते हैं करंट में रिलेशन क्या होता है, V अपॉन एक्स सी होता है, ठीक है, V अपॉन एक्स सी होता है, V अपॉन ओमेगा एक्स सी हो जाएगा यहाँ पे, जे ओमेगा एक्स सी। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, जे ओमेगा एक्स सी, ऊपर जाके क्या हो जाता है, ये 90 हो जाता है, माइनस नीचे 90 होता है माइनस का, फिर जाके 90 प्लस का हो जाता है। तो करंट हमेशा क्या करता है, लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट। वोल्टेज में क्या करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है। करंट क्या करता है, हमेशा लीड करता है।
करंट क्या करता है, हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, देखो ऐसे हम समझा सकते हैं आपको अच्छे से। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन एक्स सी, तो V एंगल 0 अपॉन एक्स सी एंगल 90 डिग्री माइनस की। जैसे ही ऊपर जाएगा तो V हो जाएगा 90 प्लस। तो करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन आ जाता है, V डिग्री। तो एक कैपेसिटिव सर्किट में ये क्या करता है, हमेशा करंट लीड करता है 90 डिग्री। द करंट लीड अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, द करंट इन फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज, द करंट लैग अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, द करंट लीड अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव में क्या होता है, प्योर इंडक्टिव में जानते हैं क्या होता है, आई बराबर वही V अपॉन एक्स एल आ जाएगा। यहाँ पे V अपॉन एक्स एल, तो V एंगल 0 होता है, जो मेगा एल एंगल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये V अपॉन मेगा एल, ये हो जाएगा -90। तो ये क्या करेगा, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा क्या करेगा, इंडक्टिव सर्किट में हमेशा क्या करेगा, ये V -90, ये क्या हो जाएगा, लैग करेगा। द करंट लीड अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, द करंट फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज, द करंट लैग अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या करता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, द एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो कोई प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव में क्या होता है, एक साइकिल में पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, नेक्स्ट में पावर को डिलीवर कर देते हैं। पहले में एब्जॉर्ब, दूसरे में डिलीवर, पहले में एब्जॉर्ब, दूसरे में डिलीवर। तो नेट पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, एक में एब्जॉर्ब करते हैं, एक में एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे में डिलीवर करते हैं। तो क्या हो जाती है, नेट पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, नेट पावर कितनी हो जाती है, 0। तो प्योर इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों में प्योर एवरेज पावर हमेशा क्या रहेगी, 0 रहती है। ये याद रखना है आपको। प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों में एवरेज पावर हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन RL सर्किट द पावर फैक्टर विल बी, RL सर्किट है तो RL सर्किट में क्या करता है, XL होता है। तो ये हमेशा क्या करता है, हमेशा लैगिंग का काम करता है। RL में क्या होता है, हमेशा लैगिंग होता है, और RC होता तो हमेशा लीडिंग होता। ठीक है, अभी पढ़ा था, हमेशा लैगिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एंगल ऑफ द सीरीज RLC सर्किट लीडिंग, लीडिंग कब होता है, जब XC की वैल्यू हमेशा XL से ज़्यादा होगी, तो सर्किट हमेशा क्या होगा, लीडिंग होगा। कैसा होगा, लीडिंग होगा, क्योंकि XC और प्योर XC है तो सर्किट लीडिंग भी रहता है। प्योर XC सर्किट में हमेशा क्या होगा, सर्किट लीडिंग रहेगा। इसलिए RLC सर्किट में हमेशा सर्किट क्या होता है, लीडिंग रहता है। जब XC की वैल्यू हमेशा XL से ज़्यादा है, और XL ज़्यादा तो लैगिंग होगा, और XC की वैल्यू ग्रेटर देन है XL से, तो सर्किट कैसा रहेगा, हमेशा लीडिंग रहेगा। तो XL 0, R 0, XC इज ग्रेटर देन XL, XC लेस देन XL। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एंड द एंगल ऑफ द सीरीज सर्किट RLC लीडिंग कब होगा, जब XL बराबर XC, XL इज ग्रेटर देन XC इज ग्रेटर देन
एक्स एल, ठीक है। तो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल देन सर्किट इज लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ओवर द साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय ए एसी सोर्स। एसी सोर्स में जो एनर्जी स्टोर और कैपेसिटर है या इंडक्टर है तो हमेशा क्या होती है, पावर जीरो। क्या होती है, पावर जीरो। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ओवर द साइकिल व्हेन एक्साइटेड इन एसी सोर्स तो क्या होगी, जीरो। और ऑप्शन देख लेते हैं। सेम एज द ड्यू एज डीसी सोर्स इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ द ड्यू टू ए डीसी सोर्स इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड जीरो नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांजिएंट करंट आर ड्यू टू। ट्रांजिएंट में क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट क्या होते हैं, ये हमेशा कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों पे, ये क्या जो भी कैपेसिटिव सर्किट होते हैं और इंडक्टर सर्किट होते हैं तो ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं एनर्जी को, चेंज इन स्टोर एनर्जी। अरे इंडक्टर सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है, इन दोनों की वजह से ट्रांजिएंट आते हैं। किसी भी सर्किट में अगर इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तभी वहाँ पर ट्रांजिएंट आते हैं। रजिस्टर में कभी भी ट्रांजिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में कैपेसिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की और डिलीवर करने की, ठीक है। तो सीरीज जहाँ पे कैपेसिटर इंडक्टर बहुत होंगे वो उसी सर्किट में ट्रांजिएंट आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो ट्रांजिएंट करंट आर ड्यू टू। ट्रांजिएंट करंट किसके कारण होता है, वोल्टेज अप्लाइड टू सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, चेंज इन स्टोर एनर्जी इंडक्टर इन द सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टोर एनर्जी इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटिव सर्किट। चेंज इन स्टोर एनर्जी इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू द हाईली इंडक्टिव सर्किट ए स्मॉल कैपेसिटेंस इज एडेड सीरीज, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एक हाईली इंडक्टिव सर्किट है, एक इंडक्टिव सर्किट हाईली है, अगर इसमें हम एक कैपेसिटेंस जोड़ देते हैं बहुत ही कम, स्मॉल वैल्यू, ये एक्सएल बहुत ज़्यादा आई है, तो एक्सएल ग्रेटर देन है एक्स, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। हाईली इंडक्टिव सर्किट है और सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो वोल्टेज एंड करंट के एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन एक्स एल माइनस एक्स सी। अगर ये हाईली इंडक्टिव है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो आई बराबर वी अपॉन एक्स एल हो जाएगा। तो उस पर रिमेनिंग नियरली सेम ही रहेगा। क्या होगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक हाईली इंडक्टिव सर्किट ए स्मॉल कैपेसिटेंस इज एडेड इन सीरीज, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल रिमेनिंग सेम रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है, एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी। तो देन इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आई बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन एक्स एल। तो इसका जो भी वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल का कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉर्म फैक्टर ऑफ द साइनोसोडल अल्टरनेटिव करंट, यानी कि साइनोसोडल अल्टरनेटिव करंट का फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर हमने पढ़ा था, क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। आरएमएस अपॉन एवरेज होता है फॉर्म फैक्टर, आरएमएस अपॉन एवरेज होता है, ठीक है। तो आरएमएस अपॉन एवरेज क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछे, साइनोसोडल का फॉर्म फैक्टर क्या होगा, साइनोसोडल का फॉर्म फैक्टर। तो हम साइनोसोडल का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, साइनोसोडल का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.1। साइनोसोडल का 1.1 होता है। यहाँ पे और भी फॉर्म फैक्टर बता देते हैं आपको, स्क्वायर वेव का
स्क्वायर का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। और ट्रायंगुलर वेव का क्या होता है, ट्रायंगुलर का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.15। ठीक है, तो साइनोसॉइडल का फॉर्म फैक्टर होता है 1.1, स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1, और ट्रायंगुलर वेव का क्या होता है 1.15। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, साइनोसॉइडल का वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल का फॉर्म फैक्टर क्या है, तो 1.1। ये किसका है, स्क्वायर का होता है, स्क्वायर वेव का, ये होता है ट्रायंगुलर का, ये होता है साइनोसॉइडल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इन्फॉर्म अच्छे लग रहे हैं, अच्छी आपको नॉलेज मिल रही है, तो इस सीरीज़ को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। टू साइनोसॉइडल ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी बट ऑफ द डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंट आर एडेड, द रिजल्ट इन। तो कोई भी साइनोसॉइडल फ्रिक्वेंसी है तो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना होता है तो हमेशा सेम फ्रिक्वेंसी पे होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। कभी भी साइनोसॉइडल को अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी वो ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नहीं तो वो ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो कोई भी साइनोसॉइडल में कोई भी ऑपरेशन हमें करना है तो दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो साइनोसॉइडल द सेम फ्रिक्वेंसी, साइनोसॉइडल ऑफ द डबल ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, साइनोसॉइडल हाफ ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, नन ऑफ दिस। तो साइनोसॉइडल ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टू साइनोसॉइडल ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंट आर डबल न रिजल्टेंट। तो दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा फ्रिक्वेंसी भी सेम ही रहेगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट और कोई ऑपरेशन करने पर फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। चेंज क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसका फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, जबकि फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो, आज की क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।